हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास साइंस का एक और सैम्पल पेपर। ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024 टू 25 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस कौन सी है? तो सबसे पहले तो हाई प्रेशर होना चाहिए, जिससे कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो और एक दूसरे के पास आए। दूसरा, टेम्परेचर लो होना चाहिए, जिससे काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो और आसान हो जाए गैस को लिक्विड में कंडेंस करना। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में इनमें से क्या ट्रू है? होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर दैन टू कॉम्पोनेंट्स। सही है, होमोजीनियस मिक्सचर दो या उससे ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स का एक मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में द कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। ये भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट इज इन द टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो डिजोल्व होता है, और जिसमें डिजोल्व होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आयोडीन सोल्यूट है और ये डिजोल्व होता है वाटर एंड अल्कोहल में, तो वो होंगे सॉल्वेंट। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। आयोडीन इज द सोल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन इज। आयरन का एटॉमिक सिंबल होता है Fe। ना एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यही सही है। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, लेकिन जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, तो वहां पर एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी हो सकता है। ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए है, अदरवाइज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। वैसे अभी इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल भी होता है और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है। नेक्स्ट, Now, an alpha particle is also known as। अल्फा पार्टिकल को हम अ डबली चार्ज्ड हीलियम आयन भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स होते हैं जो एग्जैक्टली सेम है एज द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम एटम। नाउ एन अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट राइपन्स। एक अनराइप कच्चा जो फ्रूट होता है उसका ग्रीन कलर चेंज हो जाता है राइप होने के बाद। द रीजन बीइंग, इसका रीजन है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट चेंज होता है, डी ऑप्शन सही है। क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। नाउ द फिनोमिनन वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। एक प्लांट सेल को जब हम हाइपरटोनिक मीडियम में रखते हैं तो सेल के अंदर से वाटर मूव करता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। Now, one of the following is not a function of the stomata। स्टोमेटा का इनमें से एक फंक्शन नहीं है। डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही नहीं करते स्टोमेटा, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस में। बाकी गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं और एक वाटर प्रेशर भी क्रिएट करते हैं। जब ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, वाटर वेपर्स एस्केप होती है, तो उसकी वजह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है और वाटर में अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो बी और सी फंक्शन है, ए फंक्शन नहीं है स्टोमेटा का। ए ऑप्शन सही है। नाउ इसके और में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसका मेन काम ही सेल डिवीजन है, तो ये रॉन्ग है। सिंगल टाइप की सेल नहीं होती, बहुत सारी सेल्स होती है। कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर एबल टू परफॉर्म सेल डिवीजन, सी ऑप्शन सही है। इसमें वो सेल्स होती हैं जो सेल डिवीजन परफॉर्म एबल होती है सेल डिवीजन परफॉर्म करने में। रैपिड इलोंगेशन ऑफ अ बैम्बू स्टेम इज ड्यू टू। बैम्बू स्टेम में रैपिड इलोंगेशन होता है ड्यू टू इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही एक टाइप है। ब्लैंक इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज में क्या नहीं मिलता? उनमें सीव ट्यूब्स नहीं होती है, ये फ्लोएम में होती है जो फूड को ट्रांसफर करती है। बाकी जाइलम पैरेन्किमा, ट्रकीट्स, वेसल तीन होते हैं। ए ऑप्शन सही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी।
फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में इनमें से क्या ट्रू है? इट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये रॉन्ग है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, जबकि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड, इट हैज़ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यही सही है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो और कांस्टेंट होता है। जीरो वेलोसिटी भी नहीं होती, वेलोसिटी इंक्रीज होती है ओवर द टाइम, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, वो यूनिफॉर्म होता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट इज, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, अगर एक बॉडी का मास आपने डबल कर दिया, वेलोसिटी हाफ कर दी, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? डबल हो जाएगा, सेम रहेगा, हाफ हो गया 4 टाइम्स हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी के, ये होता है एम वी। सो एम मास आपने डबल किया यानी कि 2m हो गया, अभी वेलोसिटी आपने हाफ की, वो v/2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल होके अब भी वो mv ही रहेगा, तो यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है इट विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट इज, अ गोल कीपर इन अ फुटबॉल गेम पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड, फुटबॉल गेम में जो गोलकीपर होता है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ पुल करता है आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, गोल की तरफ जो बॉल शूट की गई है उसे होल्ड करने के बाद। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, गोलकीपर इससे क्या इनेबल करता है? वो एक तरह से टाइम इंक्रीज करता है ओवर विच द बॉल्स मोमेंटम चेंजेस, तो यानी कि डिक्रीज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है, इनर्शिया मतलब कि वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और वो मोशन में रहेगा अगर वो मोशन में था जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। तो ये स्पीड को डिक्रीज भी नहीं करता इनर्शिया, ये रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज को इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन, मतलब एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे, सी ऑप्शन सही है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग, आसपास की जो एयर है उसको वो कंप्रेस करती है, फॉर्म करती है एक हाई डेंसिटी एरिया को विच इज नोन एज कंप्रेशन, डी ऑप्शन सही है। नाउ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं 17 to 20, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की तो ए आप कहेंगे ट्रू है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, ए ट्रू आर फॉल्स है तो सी, ए फॉल्स आर ट्रू है तो डी। सो फर्स्ट इज, असर्शन है 2 persons ऑन द सर्फेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, सही है, मून के सरफेस पर 2 लोग आपस में बात नहीं कर सकते, ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन है देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कोई मीडियम नहीं है, तो दोनों सही भी है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसीलिए ही वो बात नहीं कर पाएंगे, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है, अ पल्स क्रॉप ग्रोन इन अ टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप्स, 2 सीरियल क्रॉप्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसमें पल्स क्रॉप को ग्रो किया जाता है। रीजन है टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ नाइट्रोजन, यही सही रीजन है, क्योंकि सीरियल क्रॉप्स ज़्यादा नाइट्रोजन लेती है सॉइल से, और जो पल्स क्रॉप होता है वो होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, तो वो एक तरह से जो लॉस ऑफ नाइट्रोजन हुआ है उसे कंपनसेट कर देती है। तो अगेन दोनों सही भी है और यही सही एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की, फिर से ए ऑप्शन सही है। वी शुड नॉट रिमूव वीड फ्रॉम फील्ड्स, ये गलत है, जो वीड है उन्हें हम फील्ड से रिमूव करते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वी टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, और ये वैसे रीज़न सही है क्योंकि वीड्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स वाटर सब कुछ शेयर करते हैं मेन क्रॉप के साथ, जिससे कि उनकी ग्रोथ रिड्यूस होती है, तो इसीलिए ही हमें उन्हें रिड्यूस करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, तो रीज़न सही है, रीज़न ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, इसमें करेक्ट होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट असर्शन है कैटल आर फेड विद रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट्स, सही है, कैटल को रफेज और कॉन्सेंट्रेट्स ज़्यादा फीड कराते हैं। रीज़न है रफेज प्रोवाइड कराता है फाइबर, सही है, और कॉन्सेंट्रेट प्रोवाइड कराते हैं प्रोटीन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, रीज़न भी बिल्कुल सही है, इसीलिए ही कैटल को फीड कराया जाता है विद रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, दोनों सही भी है और आर करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को। नाउ सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
ये 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन वाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। जो गर्म फूड होता है, हॉट सिजलिंग फूड, उसकी स्मेल आपको कुछ मीटर दूर तक भी आ जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड से स्मेल अगर आपको उसको स्मेल करना है, यू हैव टू गो क्लोज, आपको क्लोज जाना पड़ता है। ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, क्योंकि हॉट फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं एयर में, तो कुछ दूर तक भी हम तक पहुंच जाते हैं एयर में डिफ्यूज होकर। जबकि जो कोल्ड फूड होता है उसकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसके पार्टिकल्स स्लोअर रेट से डिफ्यूज होते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज द particles of hot sizzling food have high kinetic energy, causing them to diffuse rapidly through the air. But to get the smell from cold food, you have to go close because particles of cold food have low kinetic energy and diffuse much slower. Okay, next. Now write down the formula of, formula लिखना है सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम Na+1 चार्ज है, ऑक्सीजन O+2 चार्ज है, तो ये हो जाएगा Na2O। वो एक्सप्लेन नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको लिखना है Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। सोडियम सल्फेट Na2SO4। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ओके, नेक्स्ट। Now, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर Golgi apparatus ना हो तो सेल की लाइफ का क्या होगा? तो Golgi apparatus ये लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनल्स को, रिमूव करते हैं डैमेज मॉलिक्यूल्स को। अब अगर Golgi apparatus नहीं होंगे तो लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि एक तरह से बिल्डअप हो जाएगा सेल के अंदर डैमेज ऑर्गेनल्स और मॉलिक्यूल्स का, और इवेंचुअली द सेल विल डाई। और दूसरा, ये जो मटेरियल्स हैं उनकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, तो वो भी नहीं होगा अगर Golgi apparatus नहीं होंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो द Golgi apparatus produces lysosomes which digest and remove damaged molecules and organelles. Now, if there were no Golgi apparatus, then the cell would eventually die because of a buildup of damaged organelles and cells and molecules. Damaged organelles and molecules. Okay. And second, without Golgi apparatus, materials would not be packaged and transported. Okay, ठीक है, next. Now, during an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. एक एक्सपेरिमेंट में स्पेसशिप से सिग्नल ग्राउंड तक आया 5 मिनट में। What was the distance of the spaceship from the ground station? आपको बताना है कि स्पेसशिप की डिस्टेंस क्या है ग्राउंड स्टेशन से। अगर सिग्नल ट्रैवल करते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड आपको गिवन है, सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। टाइम आपको दिया है
टाइम है 5 मिनट्स, 5 मिनट में वो पहुँचे। सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, तो ये हो जाएगा 5 × 60 यानी कि 6 × 5 = 30, 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स में सिग्नल पहुंच गए। अब डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। इजी फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के। जिस स्पीड से चल रहे हो फिर जितना टाइम लिया, तो स्पीड है 3 × 10⁸ और टाइम है 300 सेकेंड्स। तो 2 zeros से पावर बढ़ा देते हैं 10 की, 2 पावर्स बढ़ेंगी तो ये 10⁻10 हो जाएगा। और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 9 × 10⁻10 मीटर ये डिस्टेंस है स्पेस शिप की फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। ओके, नेक्स्ट। नाउ एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। रीज़न बताना है। जब एक ट्री की ब्रांच को बहुत विग्रसली आप शेक करते हैं तो उसकी कुछ लीव्स उससे डिटैच क्यों हो जाती है। ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि ब्रांच तो मोशन में आ गई, आपने जब उसको शेक किया, लेकिन लीव्स जो हैं वो टेंड करेगी टू रिमेन एट रेस्ट उनके इनर्शिया की वजह से, जिसकी वजह से स्ट्रेन आएगा उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से वो अटैच्ड है उस ब्रांच से, और फिर डिटैचमेंट हो जाएगा उनका फ्रॉम द ब्रांच। तो आंसर आप लिखेंगे, इफ वी विग्रसली शेक ब्रांच ऑफ अ ट्री देन some of the leaves may get detached because of the concept, because of inertia of rest, inertia of rest। फिर एक्सप्लेन करेंगे, as the branch is set in motion, क्योंकि ब्रांच मोशन में है by शेकिंग की वजह से, but the leaves tend to remain at rest due to inertia causing strain at the point where they are attached, जहाँ पर वो अटैच्ड है उस पॉइंट पर स्ट्रेन आएगा एंड देन लीडिंग टू डिटैचमेंट फ्रॉम द ब्रांच, ओके। नेक्स्ट, नाउ स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ, विद अ फोर्स, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस की प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेट करेंगे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाकर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला लिख देंगे 1 मार्क में। फिर एक में डेफिनेशन लिखते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज, या दिस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses of the objects and inversely proportional to the square of distance between them, ओके। फिर ये फॉर्मूला है, F है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देन m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, m2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है, r उनके बीच की डिस्टेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी। अभी 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। 300 केल्विन और 573 केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सो जब भी
केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं उससे 273। फॉर्मूला होता है सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन के माइनस 273। तो 300 केल्विन हो जाएगा, के इज इक्वल टू 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि 10 माइनस 3 7 या 9 बचा था, माइनस 7 2 27 डिग्री सेल्सियस। और 573 माइनस 273 ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO Na2O K2CO3। यूनिट मास कैलकुलेट करना है। गिवन एटॉमिक नंबर गिवन है जिंक 65U, Na 23U, K 39U, C 12U, O 16U। ओके, ZnO का फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करने के लिए हम 1 जिंक एटम का मास, एटॉमिक मास जो कि 65 है, उसमें ऐड करेंगे 1 ऑक्सीजन एटम के मास में। सो फॉर्मूला मास ऑफ ZnO इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Zn प्लस एटॉमिक मास ऑफ O। 65 प्लस ऑक्सीजन का है 16, तो ये हो जाएगा 6 5 11 6 1 7 8 81U। देन फॉर्मूला मास ऑफ Na2O, इसमें हम 2 सोडियम के एटम्स का मास ऐड करेंगे एक ऑक्सीजन एटम के मास में। सो फॉर्मूला मास ऑफ Na2O इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ O। 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास है 23 प्लस ऑक्सीजन का है 16, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 16 यानी कि 6 6 12 1 4 5 6 62U। नाउ फॉर्मूला मास ऑफ K2CO3, फॉर्मूला मास ऑफ K2CO3 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ K प्लस एटॉमिक मास ऑफ C कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O, एटॉमिक मास ऑफ O। 2 इंटू K पोटासियम का एटॉमिक मास है 39 प्लस कार्बन का है 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का है 16, तो ये हो जाएगा 9 2 जार 18, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 78 प्लस 12 प्लस 16 3 जार 48, सो 8 प्लस 2 10 8 18 1 4 5 प्लस 1 6 एंड 7 13 138U। ओके, नेक्स्ट ये यूनिट्स लिख देंगे। नेक्स्ट, now which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? powerhouse of the cell हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एटीपी के प्रोडक्शन में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन को टेक इन करता है और उसको कन्वर्ट करता है एटीपी में, जिसे फिर सेल्स यूज करती है वेरियस जो फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए। एटीपी बेसिकली प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल है सेल का। सो वाई में आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग the cells primary energy molecule, ATP, adenosine triphosphate, through the process, ये ATP प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स?
लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें वो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल को। जब भी सेल में डैमेज होता है तो लाइसोसोम्स कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं साइटोप्लाज्म में, जो केपेबल होते हैं कि वो जो सेल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इसलिए इनको सुसाइड बैग्स कहते हैं। सो हम लिखेंगे व्हेन द सेल इज डैमेज्ड द लाइसोसोम्स release enzymes, digestive enzymes into the cytoplasm that can digest the cell itself. That is why lysosomes are known as suicide bags. Now show the difference between the three types of muscle fibers diagrammatically. डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, डिफरेंसेस बताने हैं डायग्राम के थ्रू। तीन टाइप के जो मसल फाइबर्स हैं, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में। सबसे पहले ये है स्ट्राइटेड मसल्स। ये लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड मसल्स होती है जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ये यहाँ पर जो शो किए गए हैं तो लिख देंगे, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। दीज सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। ओके, देन स्मूथ मसल्स, ये ऐसी लॉन्ग मसल्स होती है जिनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं इस तरह से, और इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिर्फ एक। सो दीज सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स हैविंग, ये 2 डिफरेंसेस हो गए, हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस। देन कार्डियक मसल्स, ये इस तरह के लॉन्ग मसल्स होती है लेकिन ब्रांच्ड होती है। द सेल्स आर लॉन्ग ब्रांच्ड, और इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एंड हैव मैनी न्यूक्लियाई। ओके, देन जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये वॉलंटरी होती है, बाकी ये दोनों इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी ये हमारे हाथों में, हैंड्स में, एक सेकेंड, हैंड स्पेस नहीं है इसमें, हैंड्स में होती है, लिम्स में होती है, आईलिड्स में होती है, एट्सेट्रा। जो स्मूथ मसल्स हैं ये यूट्रस में होती है, एंड आइरिस, आई की जो आइरिस है उसमें होती है, और जो कार्डियक मसल है ये हमारे हार्ट में होती है। ओके, 3 डिफरेंसेस इस तरह से आप लिख देंगे ड्रॉ करने के बाद। नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये लॉन्ग होती हैं इस तरह से, सिलेंड्रिकल होती है, शेप आप देखेंगे, अनब्रांच्ड होती है, इनकी तरह ब्रांच नहीं होती, यहाँ से आप ब्रांचेस देखेंगे निकली हुई है, बहुत सारे न्यूक्लियस इनमें होते हैं। फिर ये हमारे हैंड्स में, लिम्स में, आईलिड्स में मिलती है, और ये वॉलंटरी होती है। फिर मतलब इनके जो मूवमेंट है उस पर हमारा कंट्रोल होता है। देन स्मूथ मसल्स, ये ड्रॉप करेंगे इस तरह से, लॉन्ग होती है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके इस तरह से, हैविंग, इनमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये यूट्रस और आई की जो आइरिस होती है उसमें होती है, और ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। फिर नेक्स्ट कार्डियक मसल्स, लॉन्ग होती है, ब्रांच्ड होती है, ये इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ये हमारे हार्ट में मिलती है और इनवॉलंटरी होती है। नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। एक ट्रेन ने स्टार्ट किया एक रेलवे स्टेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है, उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन की 10 मिनट्स में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन ए आपको फाइंड करना है। तो उसने स्टार्ट किया था वो रेलवे स्टेशन से, यानी कि यू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, वी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम यहाँ पर है 10 मिनट्स। पहले यू और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वी को 40 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, तो 40 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे इनटू 1000, आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे
पहले मिनट में करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर सेकंड्स में करेंगे एक बार 60 से और मल्टीप्लाई करके, 0 कैंसिल होंगे। या फिर सिंपल आप 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। ये 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, ये हो जाएगा 4 5 ज़ार 20, 200/3 6 ज़ार 18, 200/18 मीटर पर सेकेंड। या फिर आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अब टाइम आपको दिया था 10 मिनट्स, इसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 10 × 60 600 सेकेंड्स। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है v इक्वल होता है u + at। टाइम हमें पता है, u हमें पता है, v हमें पता है, a आपको फाइंड करना है। सो v है 200/18 इक्वल टू u है 0 प्लस a फाइंड करना है, टाइम है 600 सेकेंड्स इंटू 600। 0 हट जाएगा, 600 को भी आप LHS में लेकर जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। ये बेसिकली 200 इक्वल टू a इंटू 600 है। 600 इधर आएगा, सॉरी 200/18। ऐसे 200/18 को और हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते थे, 2 9 ज़ार 18, 100/9 कर सकते थे इसको, 100/9 लिखते हैं, 100/9। ओके, अब 600 और आ जाएगा 9 के साथ डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 100/9 इंटू 600 इज इक्वल टू a। 100 6 ज़ार, ये 1/54 होगा, a इक्वल टू 1/54। अब इसको डेसिमल में करना होगा, 54 पॉइंट लगाया 10 हुआ, एक और 0 लगी 100 हुआ। 1s आर 54 माइनस किया 6 एंड 4 46, 0 लगी 5, 9 ज़ार 45, लेकिन 8 ज़ार टेबल चलेगी, 8 4 ज़ार 32, 3 8 5 ज़ार 40 प्लस 3 43, 0.18 समथिंग, चलो देख लेते हैं। 8 एंड 5 माइनस 3 2, 280, 5 5 ज़ार 25, 185, ये हो जाएगा 0.0185। एक्सेलरेशन निकालना था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले जो कहा गया, ट्रेन ने स्टार्ट किया रेलवे स्टेशन से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर कुछ टाइम के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चलती रही। स्पीड उसने अटेन की 40 km/h की, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 km/h। km/h को हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में, उसके लिए आप इंटू 5/18 करते हैं, इंटू 5/18 किया, सो ये हो गया 100/9। टाइम आपको दिया था 10 सेकेंड्स, तो इसको कन्वर्ट किया सेकेंड्स में, सॉरी 10 मिनट्स सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, 600 सेकेंड्स हुए। फिर जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसका फॉर्मूला यूज़ किया, v इक्वल टू u + at, और यहाँ से a फाइंड किया। नाउ एन एको इज हर्ड इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद आपको एक एको सुनाई दी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। जहाँ से वो साउंड जनरेट हुई, वहाँ से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ तक जाने के बाद वो साउंड वापस आई, उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड है 342 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ये जो 3 सेकेंड्स आपको गिवन है, जो डिस्टेंस बेसिकली उसने इस स्पीड से 3 सेकेंड्स में कन्वर्ट की है, वो डिस्टेंस उसने 2 बार चली है। जहाँ से सोर्स है, मान लीजिए आपने चिल्लाया यहाँ से, इस पॉइंट से, आपको एको कब सुनाई देगी, पहले वो साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाएगी, फिर वापस आएगी। ओके, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। ये भी मीटर पर सेकेंड में, वो भी सेकेंड्स में है, चेंज कुछ नहीं करना। डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड है 342 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 3 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 10, 3 2 ज़ार 6, 4 ज़ार 12, 3 ज़ार 1026 मीटर। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये डबल डिस्टेंस है, अब रीजन लिख देंगे, द साउंड ट्रैवल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक, सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा था कि साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जाने और आने में, उसने पूछा था डिस्टेंस कितनी है जहाँ जो सोर्स है साउंड का और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में। तो इसका हम हाफ करेंगे, तब हमें डिस्टेंस पता लगेगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू 1026/2, 2 5 ज़ार 10, 1 ज़ार 2, 3 ज़ार 6, 513 मीटर। ओके, या फिर आप चाहो तो जो टाइम है उसको हाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 सेकेंड उसको जाने में लगा होगा, सेम ही उससे ट्रैवल कर रही है साउंड, 1.5 सेकेंड्स आने में, तो 1.5 इंटू 342 कर लेंगे, तो एक ही बार में आपको
जो डिस्टेंस है वो पता लग जाएगी। नाउ कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का क्या यूज है? तो जो मैन्योर है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं कराते। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। और इसमें क्योंकि 2 पार्ट्स हैं तो ये 1.5 का ही है, 2 भी आप लिख देंगे। इसमें बेसिक डिफरेंस नहीं पूछा है कि आप कहेंगे मैन्योर जो है वो नेचुरल मटेरियल से बनता है, डिकेइंग प्लांट से, एनिमल वेस्ट से, और फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं, वो नहीं लिखना। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में जो यूजेस हैं इनके, सिर्फ उनको कंपेयर करना है। सो हम लिखेंगे जो मैन्योर है इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल, और जो फर्टिलाइजर्स हैं इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं ह्यूमस टू द सॉइल, जो फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम बहुत ज़्यादा होता है इनमें मैन्योर के कंपैरिजन में। उनमें रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। दूसरा हम लिख देंगे डिफरेंस ये है दैट फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मैन्योर आर रिलेटिवली लेस रिच। ओके, नाउ इसका सेकेंड पार्ट है विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। कैटल की ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए किस मेथड को हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग को। और क्यों? क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग जब 2 गुड वेराइटीज़ के जो कैटल है उनके बीच में होती है तो जो एक तरह से न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटी उससे जनरेट होती है। तो आप लिखेंगे बिकॉज क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन 2 गुड वेराइटीज ऑफ कैटल will produce a new improved variety। दोनों के प्लस पॉइंट होंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट। नाउ सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये सभी 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8, एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ही 8 है, देन फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। एटॉमिक नंबर जब भी फाइंड करना हो, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जितने प्रोटॉन्स हैं वही एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर है 8। देन व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। चार्ज जब हम फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। अब इसमें क्योंकि दोनों इक्वल ही है तो चार्ज होगा 0। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड का जो एटम का मॉडल था उसकी क्या लिमिटेशंस हैं? तो वो जो स्टेबिलिटी है एटम की उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूसली घूमता रहेगा जो न्यूक्लियस है उसकी ऑर्बिट में तो एनर्जी लूज करता रहेगा, इवेंचुअली फॉल इनटू इट, उसमें गिर जाएगा जिससे एटम्स अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये उनकी मेजर लिमिटेशन थी जो बताया उन्होंने, उससे इट कुड नॉट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं करता द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। और अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का उसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। नो एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं थी फॉर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ओके, वैसे मेजर लिमिटेशन तो यही थी। नेक्स्ट इज डिफाइन आइसोटोप्स विद एग्जाम्पल। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन करने हैं। एंड 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स के 2 यूजेस भी बताने हैं। तो आइसोटोप्स वो एटम होते हैं जिनमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के वो एटम्स दैट हैव different mass number but the same atomic number। देन एग्जाम्पल आपको देना था, कार्बन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, कई आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन हैज़ सेवरल आइसोटोप्स इंक्लूडिंग एक कार्बन 12,
12 6 प्रोटॉन्स है, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं, एंड कार्बन 14 प्रोटॉन 6 है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, वो प्रोटॉन से डिसाइड होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स 8 है, तो जो इनका मास है वो डिफरेंट हो जाएगा ना। दो यूजेस भी लिखने थे आइसोटोप्स के, जैसे जो यूरेनियम का आइसोटोप है उसे एज फ्यूल यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो यूजेस हो जाएंगे, नंबर 1, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम एक्ट्स एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर जो कोबाल्ट का एक आइसोटोप है उसे यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड। ओके, पूरी बॉडी स्कैन के लिए एक आयोडीन का आइसोटोप हम यूज़ करते हैं। इस तरह से कोई भी दो वो आप लिख देंगे यूजेस। नाउ नेक्स्ट इज विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ अ कोकोनट। हस्क, कोकोनट का जो हस्क है वो बनता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। नाउ ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, लेबल करेंगे। ये न्यूक्लियस है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन एंड नर्व एंडिंग। नाउ नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। वो टिश्यू जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है ये है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नाउ टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं टेंडन्स, टेंडन्स। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू माउथ की जो इनर लाइनिंग है उसे फॉर्म करता है टेंडन्स, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, फ्लोएम प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में। नाउ नेक्स्ट इज अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक 7 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। फोर्स आपको गिवन है 7 न्यूटन। देन द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए है, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर एस। नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही प्लस पॉजिटिव होगा। लेट अस टेक इट दैट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स हमने लगाया और कितनी जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हुई, उतना ही काम हुआ है। फोर्स है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 7 8 56 जूल काम हुआ है ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल। जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, मास फाइंड करना होगा। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दें, और अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करके हम 3 टाइम्स कर दें। पहले मास फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ये है 25 इक्वल टू हाफ, मास है m फाइंड करना है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 स्क्वायर। तो 2 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 25 इंटू 2 इक्वल टू m इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो मास हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। m आपको पता लग गया। अब आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर वेलोसिटी को डबल कर दे। काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ mv² होता है। हाफ मास सेम है 2 kg, वेलोसिटी लेकिन डबल हो गई, पहले 5 थी अब 10 हो गई। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सॉरी 10 का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 10s are 100।
यानी कि डबल हो जाएगी अभी 100 जूल, सॉरी 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। फिर था अगर 3 टाइम्स कर दे, 3 गुना कर दे, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ mv² होती है, m2 ही है जो हमने फाइंड किया था। वेलोसिटी लेकिन 3 टाइम्स हो गई, पहले 5 थी, अब 5 3 जार 15 हो गई है, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 15 का स्क्वायर होता है 225 जूल। अब कितने टाइम्स हो गई? 25, 8 जार 225 होते हैं, सॉरी 9 जार 225, तो यानी कि अब वो 3 गुना करने से वो 9 टाइम्स हो गई। ठीक है, मतलब जितने भी, ये 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, वेलोसिटी को डबल किया तो 2 टाइम्स वेलोसिटी को करेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर 4 गुना करेंगे वेलोसिटी को तो वो 16 टाइम्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ना, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। 1 वॉट पावर हमको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जब 1 सेकेंड में आप 1 जूल काम करते हैं, उसे कहेंगे कि जो बॉडी है अगर वो इतना 1 जूल में 1 जूल काम कर रही है 1 सेकेंड में, तो बॉडी में 1 वॉट पावर है। तो 1 वॉट पावर को हम डिफाइन करेंगे, अ बॉडी इज सेड टू हैव 1 वॉट ऑफ पावर इफ इट कैन परफॉर्म, अगर वो परफॉर्म कर सकती है 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट ना, आगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ई, रीड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन ए, बी एंड सी। एक स्टूडेंट ने 3 टाइप के सॉल्ट सोल्यूशंस बनाए, प्रिपेयर किए। अ डी शेल्ड एग वॉज प्लेस्ड इन ईच सोल्यूशन। तीनों सोल्यूशन में डी शेल्ड, शेल हटा के एग को डाला। आफ्टर एन आवर ही ऑब्जर्व दैट एग इन सोल्यूशन 1 हैज स्वेल्ड अप। उसने देखा सोल्यूशन 1 में जो एग था वो स्वेल हो गया है। देयर वॉज नो चेंज इन सोल्यूशन बी में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि वाइल द डी शेल्ड एग केप्ट इन सोल्यूशन सी डिक्रीजेज इन साइज। जो थर्ड वाले में था उसमें जो एग था वो साइज में और कम हो गया, श्रिंक हो गया है। अब क्वेश्चन है, द फिनोमिनन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द साइज ऑफ एग इज। एग के साइज में जो चेंज हुआ है, भले ही वो स्वेल हुआ यानी कि बाहर से पानी अंदर गया या फिर वो श्रिंक हुआ है, ये होता है किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से। इसमें जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होता है सल्यूट का, वहाँ से मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन की तरफ। एग्स आर डी शेल्ड बिकॉज द शेल्स आर। एग को डी शेल किया गया, सेल के साथ ही हमने उसमें नहीं रखा सोल्यूशन में, क्योंकि जो एग शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और इम्परमिएबल होती है, मतलब उनके थ्रू वाटर पास नहीं कर सकता। डी शेलिंग ऑफ एग इज कैरिड बाय डिपिंग द एग इन द। एग को डी शेल हम करते हैं किसमें? डिप करके एग को डाइल्यूट HCl में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एग को रखते हैं डी शेल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन अ लो सल्यूट कंसंट्रेशन रिलेटिव टू अनदर सोल्यूशन। इनमें से किस टाइप के सोल्यूशन में लो सल्यूट कंसंट्रेशन होता है दूसरे सोल्यूशन के कंपैरिजन में? ये होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, इसीलिए उसमें सल्यूट कम होता है, वाटर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर एग आप उसमें रखेंगे तो एग स्वेल हो जाएगा, क्योंकि वाटर एग में एंटर करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को रीड करिए, क्वेश्चंस को आंसर करिए। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अटैच टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज गिवन बाय W, यानी कि वेट इक्वल होता है m इंटू जी, मास इंटू जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में जी 0 होता है, मतलब कुछ भी मास हो आपको वेट फील नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट का। एज वी मूव अबव, जब जैसे आप ऊपर आएंगे सेंटर से, और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब सरफेस के ऊपर से जैसे जैसे आप सरफेस के नीचे जाते रहते हैं अर्थ के, जी की वैल्यू कम होती रहती है और सेंटर पर जाकर वो 0 हो जाती है। अभी क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू ये गिवन है आपको, वहां पर जी होता है 0। अ बॉडी ऑफ गिवन मास वेज, एक मास अगर गिवन हो एक बॉडी का, उसका वेट मैक्सिमम होगा सेंटर ऑफ द अर्थ पर, बिल्कुल नहीं, वहां पर सबसे कम होगा। मोर एट द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जितना आप डेप्थ में जाते जाएंगे
उतना ही वेट उसका कम होता जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू कम होती जाएगी। मोर एट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, सबसे ज़्यादा होता है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नाउ अ बॉडी वेज 40 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक बॉडी का वेट 40 किलोग्राम है अर्थ के सरफेस पर। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट्स मास एंड वेट, सेंटर ऑफ द अर्थ पर उसका मास और वेट कितना होगा। आपको गिवन था W, यानी कि वेट इक्वल होता है मास इंटू जी के, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ पर जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही ज़ीरो होता है, तो यानी कि उसका वेट ज़ीरो हो जाएगा और मास वही रहेगा। मास 40 kg रहेगा और वेट हो जाएगा ज़ीरो, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एक और ऑब्जर्वेशन गिवन है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर स्प्रेड थ्रू द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। सस्पेंशन हम एक ऐसे हेट्रोजेनस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स सॉलिड के स्प्रेड होते हैं मिक्सचर में बिना डिजॉल्व हुए। इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ सस्पेंशन, सस्पेंशन से अगर एक बीम ऑफ लाइट आप पास करेंगे, इट इज स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देगा और रेंडर्स इट्स पाथ विजिबल इनसाइड इट, और उसके अंदर भी उसका पाथ आपको विजिबल होगा। दूसरी तरफ कोलॉइडल सोल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस टू अस बट इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइडल सोल्यूशन हमें होमोजीनियस दिखते हैं, उनके पार्टिकल्स आपको अलग नहीं दिखेंगे, लेकिन वो हेट्रोजीनियस है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पार्टिकल्स थ्रू आउट द सोल्यूशन, उसके पार्टिकल्स बिग इनफ होते हैं टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, उससे जो बीम ऑफ लाइट पास होगी वो उनको स्कैटर कर सकते हैं, इतने बड़े वो होते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कोलॉइड, किसको आप कोलॉइड नहीं कह सकते हैं। ब्लड है, सोप सोल्यूशन है, चॉक पाउडर इन वाटर नहीं है क्योंकि चॉक पाउडर वाटर में घुलता ही नहीं है, मतलब वो सस्पेंशन है। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे जो चॉक पाउडर होता है उसके पार्टिकल्स पानी ऊपर रह जाएगा, वो नीचे बैठ जाते हैं। नाउ मिल्क भी कोलॉइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये तो ट्रू सोल्यूशन है तो ये नहीं करेगा। शुगर भी पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाती है पानी में, ये भी नहीं। लेमनेड भी नहीं। स्टार्च सोल्यूशन शो करेगा टिंडल इफेक्ट को, डी ऑप्शन सही है। और टिंडल इफेक्ट कब होता है, जब किसी कोलॉइड से हम पास कराते हैं बीम ऑफ लाइट को। साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन वेरीज इन देयर ऑर्डर ऑफ। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, जैसे चॉक पाउडर जो है वाटर में वो सभी बिल्कुल अलग ही आपको दिखाई देंगे। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स सबसे छोटे होते हैं, वो बिल्कुल जो स्पेस है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में उसमें सेट हो जाते हैं, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देंगे। कोलॉइडल सोल्यूशन के वो मीडियम साइज के होते हैं, तो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, फिर कोलॉइडल के, फिर ट्रू सोल्यूशन सबसे छोटे पार्टिकल्स। ए ऑप्शन इसमें सही है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हम बोलते हैं जो कार के इंजन से गैस बाहर आती है, उसमें कुछ टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो गैस के साथ मिक्स्ड होते हैं, तो ये एग्जाम्पल है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस का, डी ऑप्शन सही है। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास साइंस का एक सैम्पल पेपर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक ये है, होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।